हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में देखेंगे चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके जो पेज के क्वेश्चंस हैं जो 59, 61, 63 एंड 65 पर ये बने, हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक ही आई थिंक कि 10 to 15 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आज डिस्कस करना है। और इसको मैंने आपको डिटेल में एक बार क्लास के तौर पर पूरे टॉपिक्स को समझा भी रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें जिससे आप एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो और प्लीज़ थम्स अप, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? किसने सेल को डिस्कवर्ड किया और क्यों, कैसे? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। सेल वॉज डिस्कवर्ड इन 1665 बाय एन इंग्लिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट हुक। ही यूज्ड अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप्स टू ऑब्जर्व सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस। तो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक कौन थे? एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। ठीक है, बॉटनिस्ट मतलब बॉटनी की स्टडी करना, उनको क्या कहलाता है? कहते हैं बॉटनिस्ट कहते हैं। ठीक है, और स्टडी ऑफ बॉटनी यानी कि जो बॉटनी है वो किसकी स्टडी करती है? प्लांट की स्टडी करती है। ठीक है, तो बॉटनी में प्लांट की स्टडी होती है और रॉबर्ट हुक भी प्लांट की स्टडी से ही क्या निकाले? सेल निकाले। तो इसीलिए ये क्या है? एक बॉटनिस्ट है, इंग्लिश बॉटनिस्ट है। ठीक है, कब किया था डिस्कवर इन्होंने? 1665 में किया था। किससे किया था? एक कॉर्क स्लाइस से, जिसे डेड कॉर्क के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया ये आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देन आप यहाँ पर देखें, सेल कॉन्स्टिट्यूट्स वेरियस कंपोनेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अभी हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो हमारी भी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है? सेल से हुआ है। बिकॉज जो ओवम है और स्पर्म है ये भी क्या है? सेल से है ना। तो ओवम और स्पर्म के ही फ्यूजन से जाइगोट बनता है। ठीक है, एक बेबी प्रोड्यूस होता है। सो इसका मतलब हमारा फॉर्मेशन किससे हुआ है? एक सेल से हुआ है। जब सेल से ही फॉर्मेशन हुआ है तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाएगा? ऑफकोर्स सेल को ही कहा जाएगा, है ना। सो यहाँ पर इसीलिए इसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख लो कि जो प्लांट्स के टर्म में इनकी रिगार्डिंग बात की गई है आपके बुक में वो क्या क्या है। ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि हमारा जो जनरेशन हुआ है वो सेल्स से हुआ है। सेल्स ही क्या बनता है? टिश्यू बनता है। फिर टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गेन्स। कई सारे ऑर्गेन्स मिलकर ऑर्गेनल सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनल सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म को डिजाइन करते हैं, यानी कि एक बॉडी को, एक इंसान को, एक जीव को बनाते हैं। सो यहाँ पर बेसिक यूनिट तो फिर सेल हो गई, है ना। सो यहाँ पर आप देखो, आंसर्स देखो, सेल्स कॉन्स्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज हमारा जनरेशन यहाँ से हो रहा है, सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शन। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ में। बिकॉज मैंने आपको बताया सेल्स, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गेन्स, है ना। तो सेल्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। This is the reason why cells are referred to as the basic structural and functional unit of life. All cells vary in their shapes, साइज एंड एक्टिविटी दे परफॉर्म। और जो सेल होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, आपको पता है। ये शेप में, साइज में, एक्टिविटी में ये डिफरेंट होते हैं। ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। इन फैक्ट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन व्हाट दे परफॉर्म। ठीक है, तो जो शेप और साइज होता है किसी भी सेल्स का, वो किससे रिलेटेड होता है? किसी स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड होता है जो उसे वो परफॉर्म करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आपका ये है पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? डिस्कस। ठीक है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किसी भी सेल में इन करते हैं और आउट करते हैं, आपको ये बताना है। तो आपने मेम्ब्रेन के बारे में सुना होगा। ठीक है, मैंने डिस्कस किया था आपसे कि एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि सिलेक्टिविटी प्रेमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है और यही कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को, कि क्या सेल में जाना है, क्या नहीं जाना चाहिए, उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन ही करता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होगा, देन हम वाटर का देखेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। जब सेलुलर रिस्पायरेशन हम करते हैं, ठीक है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, ठीक है। सो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन की क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर। दिस कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। In the cell's external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared to that inside the cell. Therefore, according to the principle of diffusion, carbon dioxide moves from a region of higher concentration to lower concentration outside the cell. Similarly, oxygen enters the cells by the process of diffusion when the concentration of oxygen inside the cell is low as compared to his surrounding. बात समझ आ गई होगी। सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब क्या है, जब हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं हमारी बॉडी के इनसाइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही एक्सेसिव मात्रा में हो जाती है, इसीलिए हमको रिस्पायरेशंस करना होता है ताकि जो CO2 है इनसाइड उसे हम एक्सक्रीट कर सकें, उसे हम बाहर रिलीज कर सकें। तो अब जो CO2 है वो इनसाइड सेल के अंदर वो ज़्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशंस में है, और जो आउटसाइड है इन्वायरमेंट में वो लो कॉन्सेंट्रेशन में है। इसीलिए सेल क्या कर रहा है, इन टू आउट हो रहा है, यानी कि बॉडी सेल्स इनसाइड से आउटसाइड की ओर जा रहा है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। हम सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल रहा है, सेल्स के अंदर से बाहर निकल रहा है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे प्लांट हैं, है ना। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती इन कंपैरिजन टू आवर बॉडी, आवर सेल, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम इनहेल करते हैं, सो ये हमारे अंदर जाता है, सेल्स में जाता है, आउटसाइड टू इनसाइड होता है, ठीक है। बट कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड टू आउटसाइड मूवमेंट होता है। ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ठीक है। जब ब्रीथ आउट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन टू आउट होता है, और जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो आउट टू इन होता है ऑक्सीजन। Movement of water. Water moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration through plasma membrane, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी के थ्रू ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। The plasma membrane act as a semi-permeable membrane and this movement of water is known as osmosis। देखो अभी तक जो मूवमेंट हो रहा था हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, ये गैसेस का था, ठीक है। जब गैसेस का मूवमेंट हो रहा था तो इसे क्या बोला गया, डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन जब यहाँ पर लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस, ठीक है। However, the movement of water across the plasma membrane of the cell is affected by the amount of substance dissolved in water, ठीक है। However, the movement of water across the plasma membrane of the cell is affected by the amount of substance dissolved in water। तो जो movement of water है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो किस पर डिपेंड करता है, किससे अफेक्टेड होता है, कि उस वाटर में कौन कौन से सब्सटेंसेस कितने अमाउंट में डिजॉल्व हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ वाटर भी होता है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, और इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिविटी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्यों कहा जाता है इसे, तो मैंने आपको बोला है कि ये रेगुलेट करता है मूवमेंट को, कि किसे इन जाना है सेल के, किसे आउट जाना है सेल के। इसीलिए जब कोई चीज़ उसको रेगुलेट कर रहा है ना, कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मतलब वो सेलेक्ट ही कर रहा है एक तरीके से कि किस पदार्थ को जाना है, किस सब्सटेंस को जाना है, किसको नहीं जाना है ना। तो वो सेलेक्ट ही तो कर रहा है ना, तो सेलेक्टिविटी परमेबल मेम्ब्रेन उसको कह दिया जाता है। तो आप इसको समझ चुके हैं, अब आप देख लें। द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज अ सेलेक्टिविटी परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। दिस मीन्स दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंसेज एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करता है, ये क्या करता है, एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कि किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। नाउ ये है आपका पेज नंबर 63 का। फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में आपको डिफरेंस कुछ दिया हुआ है। ये पहला है साइज, जनरली इसमें माइक्रोमीटर में होता है, यहाँ पर 5 to 100 माइक्रोमीटर में होता है। न्यूक्लियर रीजन यहाँ वेल डिफाइंडेड होता है एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पर न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं।
क्रोमोजोम यहाँ सिंगल होता है, यहाँ मोर देन वन क्रोमोजोम होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इधर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर एज अ पूरा डिफिनीशन फिल करके लिखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक में सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना था, ये आपको दिया था कि न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा क्या फिल करना था, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट थे और यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बस इतना सही आपको फिल करना था, आप देख लीजिए, ठीक है। बस 2 ही जगह तो फिल करना था, बाकी तो सब लिखा ही है। तो यहाँ एब्सेंट है तो यहाँ प्रेजेंट होगा। तो 63 पर बस इतना ही करना था। और यह आपका 65 का 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, आप फटाफट इन्हें भी देख लें। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स। देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स की जब बात हो जाए ना, तो आपको क्या याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड याद रखना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल्स यानी कि डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। सो mitochondria and plastid are the 2 organelles that contain their own genetic materials. Both these organelles have their own DNA and ribosomes. Now next questions, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो चाहे फिजिकल रीजन से या केमिकल रीजन से, किसी भी रीजन से वो अगर डिस्ट्रॉयड होता है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, which is capable of all living functions, ठीक है, जो किसी भी लिविंग फंक्शंस के लिए क्या है, कैपेबल है। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, then the ability of cell to perform all living function such as respiration, nutrition, excretion would be affected। अब सिंपल सी बात है, देखो जैसे जिस चीज़ से आप बने हो, है ना, वही डैमेज हो रहा है और वो क्या रोल प्ले कर रहा है कि आप उसकी वजह से बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपका हाथ है, ठीक है, आपके हैंड से बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। आपका हार्ट है, आपके हार्ट से आप क्या कर रहे हो, ब्लड पंप कर रहे हो। आपके लंग्स हैं, आप उससे रिस्पायरेशंस कर रहे हो, है ना। किडनी है, एक्सक्रीशंस कर रहे हो। आप न्यूट्रिशंस ले रहे हो। तो ये इनको करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं, ठीक है। अगर वो सेल ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इन सारे फंक्शंस को करने में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि ये सारे फंक्शंस फिर क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग। Lysosome are membrane bound vesicular structures that contain powerful digestive enzyme। मैंने आपको बोला था कि इसमें फेजी यानी कि डाइजेस्टिव का मेन रोल होता है, ठीक है। ये फेजी करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम्स को, इनमें बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो इनके अंदर एंजाइम होते हैं वो कैपेबल होते हैं, जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने में भी, ठीक है। Sometimes lysosome can cause self destruction of a cell by releasing these digestive enzyme within the cell। और कभी कभी क्या होता है कि ये लाइसोसोम जो हैं खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब ये अपने अंदर ही डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज कर देते हैं, तो ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लाइसोसोम में बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं फॉरेन फूड मटेरियल्स का, माइक्रोब्स का, जो भी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। लेकिन कभी कभी बाय मिस्टेक ये डाइजेस्टिव एंजाइम खुद के अंदर भी रिलीज कर लेते हैं, जिससे इनका खुद का सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है और इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। नाउ लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। तो आपको पता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है, राइबोसोम्स को कहा जाता है। तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोडक्शंस भी करता है, सिंथेसिस भी करता है, इसीलिए प्रोडक्शन फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है, राइबोसोम को ही कहा जाता है। आगे भी देख लो, राइबोसोम्स आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर फाउंड आइदर इन फ्री स्टेट, सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्मा आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। तो आपका इस तरीके से जितने भी इंटेक्स्ट थे, यानी कि पेज नंबर 59
और 61, 63 एंड 65 पर जो भी क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज भी डिस्कस हो जाएगी। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।